Hello everyone, welcome to all of you guys. Very warm welcome to all of you on Unacademy's Let's Crack UPSC CSC हिंदी गाइज। तो देखिए दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए सेशन लेकर आए हैं क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम अनअकैडमी ने लॉन्चिंग प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट यहाँ पर लॉन्च की गई है। इस पूरे बुक में आपको 10 प्रिंटेड बुकलेट मिलेंगी जिसका प्राइस होगा 7,500 रुपीज़। 10,000 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट क्यूरेटेड क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आपको इसके अंतर्गत मिलने वाले हैं। और ध्यान रखना, मैं जो भी आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस लेता हूँ उन सभी करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड मेरे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। हम यहाँ पर करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी आज बात करेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न बदला है, किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको डील करना आना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आपको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये आपको आज के मैं कुछ आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगा इस सेशन के अंदर, और उन क्वेश्चनों से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ आपकी कमजोरी है और कहाँ कहाँ आपको अपने टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज कि ये आज यानी कि 20 अप्रैल से ये चीज़ें लॉन्च हो चुकी हैं। और रही बात 25 अप्रैल 2022 की, तो 25 अप्रैल 2022 तक ये ऑफर उन बच्चों के लिए वैलिड है जो कि आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन 1 साल या उससे ज़्यादा का ले चुके हैं। अलग अलग विषयों पर टोटल 9 बुकलेट्स होंगी जिसमें से आपकी इस साल की यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही शानदार होने वाली है। एंड इट इज़ ए लिमिटेड टाइम ऑफर पीरियड कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हो एसएस लाइव रेफरल कोड के साथ में तो यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स जो कि मेरा टॉपिक है, वहां पर आपको 750 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मंथ वाइज ये करंट अफेयर होगा और डिटेल्ड और कंप्लीट यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल होंगे। ये जो करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस बुकलेट होगी यह मई 2021 से लेकर मंथ वाइज पूरे मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स को रखती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन बुकलेट में मेरे द्वारा बनाए गए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आपके करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल करंट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। साथ ही साथ आधुनिक भारतीय इतिहास पर बहुत टफ क्वेश्चन भी आने लग गए हैं, इसीलिए 750 प्लस क्वेश्चन उस टॉपिक पर भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज बात करते हैं जून 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिन पर किस तरीके से इस प्रैक्टिस बुकलेट के अंदर क्वेश्चन आंसर्स को इंक्लूड किया गया है वो आपको पता लग जाए। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा जो कि न्यूज़ में रहा। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो यहाँ पर बात करता है आदर्श आचार संहिता की। तो पूछा गया है आपसे कि आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह मानकों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया जाता है। दूसरा, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथि निर्धारित करने से लेकर चुनाव की प्रक्रिया पूरे होने तक यह लागू रहती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अभी आपके बताई गई हैं, तो बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है। आपके पास होंगे 10 सेकेंड्स। बच्चों दोनों ही स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है। आंसर है सी ऑप्शन। देखो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर है, क्योंकि देखिए आचार संहिता ऐसे मानकों का समूह होता है जिसमें आपको डाउट होगा कि राजनीतिक दलों से क्यों पूछे, परंतु राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के बाद में ही आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट। यह जो हमारे आदर्श आचार संहिता है वह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन या फिर दिशा निर्देश के रूप में मानी जाती है। राजनीतिक दलों की बिना सहमति के इसे लागू नहीं किया जा सकता और यह कुछ सिद्धांतों को अक्षरश पालन करने की सहमति भी देती है। तो चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक दलों और प्रतिभागी उम्मीदवारों से चुनाव आयोग द्वारा विकसित आदर्श आचार संहिता का पालन करने की सही उम्मीद की जाती है। तो खासकर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथि निर्धारित करने से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक
आदर्श आचार संहिता रहती है। तो इसीलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट ये करंट अफेयर्स में था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य महानदी के जल निकासी ड्रेनेज बेसिन का हिस्सा है? महानदी के जल निकासी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? बच्चों इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। यहां पर ध्यान रखिएगा, महानदी में पश्चिम बंगाल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ महानदी और कहाँ पश्चिम बंगाल। तो फोर्थ ऑप्शन को किया एलिमिनेट और आंसर आ गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो बस आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, एलिमिनेट उस टॉपिक को किया जाता है जो कि ज़्यादा कॉमन हो। जैसे कि 4 ऑप्शन में था, मैं सीधे फोर्थ ऑप्शन को ही देखूंगा, या फिर मैं देखना चाहूँगा सेकेंड ऑप्शन को, क्योंकि वो 3 बार मेंशन्ड है। फिर 2, 3 को देखा जाएगा, तो ऐसे इस तरीके से पता लग जाता है। तो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। तो ध्यान रखिएगा, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के पास से निकलती है, और सिहावा के पास से निकलकर वो उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 851 किलोमीटर लंबी ये नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इस नदी का 53% जल निकासी बेसिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही है, और इसका 47% उड़ीसा में। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी नदी है जिसकी जो धाराएं हैं वो सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, और गाद को ये जमा भी करती हैं। तो गाद को जमा करने वाली सबसे ज़्यादा सक्रिय जलधाराओं के अंदर यह मानी जाती है। और महानदी पर हमारा महान हीराकुंड डैम भी बना हुआ है, जो कि उड़ीसा में संबलपुर के पास स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा दोनों हैं, आपका पश्चिम बंगाल इसमें नहीं है। आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। अगला प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स में रहा, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। देखिए, इस अधिनियम के तहत राज्य के लिए चरणबद्ध तरीके से सुलभ स्थानों पर आवश्यक संख्या में वृद्धाश्रमों की स्थापना और रखरखाव होगी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। सही कथन का आंसर दीजिए। You will have 10 seconds. गाइस, बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी अभी हमने इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा न्यूज़पेपर में की है। तो देखिए, कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था, और उसमें कहा गया था कि हर जिले में वृद्धाश्रम खोलने में कर्नाटक सरकार विफल रही है, जो कि गलत है। जबकि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2017 की धारा 19(1) के तहत कहा गया है कि आवश्यक संख्या में वृद्धाश्रमों की स्थापना हो और रखरखाव भी हो। यानी कि पहला कथन बिल्कुल ठीक है। और इसी अधिनियम की धारा 20 कहती है कि आप वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत में चिकित्सा सुविधा होगी, और राज्य सरकार को भी इसके लिए कार्य करना होगा। तो सरकार द्वारा या तो पूरा या फिर कुछ अंश वित्त पोषित किया जाएगा, और ऐसे हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सालयों में दोष पंक्तियों का भी प्रबंध होगा। दीर्घकालिक लाइलाज या अपकर्षण बीमारियों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, और दीर्घकालिक बीमारियां, आयु वृद्धि के लिए भी नए नए अनुसंधान होंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण कार्य होंगे। दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न गाइस, समाचारों में एक टर्म बहुत देखी जा रही है जिसे बोलते हैं 17+1 तंत्र। क्या बोलते हैं? 17+1 तंत्र। तो बताइए, 17+1 तंत्र किससे संबंधित है? पहला का ऑप्शन, वित्तीय संस्थानों को जुटाने में देश की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के तहत। दूसरा, चीन तथा मध्य और पूर्वी यूरोप देशों का सहयोग तंत्र। तीसरा, विश्व बैंक में शिकायत निवारण तंत्र। और चौथा,
वैश्विक शासन के लिए भारत अफ्रीका के नेतृत्व करने वाला मंच। सही कथन चुनिए। गाइस बिल्कुल सही आंसर है चीन और मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों का सहयोग तंत्र। आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो देखो 17-1 जो है वो बता रहा है कि चीन द्वारा बीजिंग नेतृत्व वाला जो चीन है वह और मध्य और पूर्वी यूरोप, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन देशों का सहयोग तंत्र। क्योंकि लिथुनिया जो है वह 17+1 से अलग हो गया है, क्योंकि चीन के बाजारों तक पहुंच में कोई सुधार नहीं हो पाया, जो कि चीन ने 2012 में पहल चालू की थी, इसीलिए उसे अलग होना पड़ा। तो खासकर कल को 2012 में जैसे कि वित्तीय संकट और यूरोजोन संकट आया था, जिससे कई ग्रुप देश आपस में जुड़ गए थे ताकि कल को कोई और वित्तीय संकट आए या कोई और समस्या आए तो निवारण कर सके। तो इसीलिए इस उद्देश्य से किया गया था कि चीन के निवेशों की उम्मीद और बढ़ जाए और ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो, बट ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, इसीलिए 17-1 तंत्र फेमस हो रहा है। तो आंसर विल बी B1, B 17+1। नेक्स्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत धन शोधन के अपराध के मामलों की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? बताओ, ब्लैक मनी को कौन यहाँ पर देखता है? केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड या फिर केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो? बच्चों सही आंसर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ध्यान रखिएगा, प्रवर्तन निदेशालय या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वह हमें दो चीजों से बचाता है। एक तो है PMLA कि कोई भी ब्लैक मनी जनरेट करता है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA द्वारा देखी जाए, और दूसरा ये है कि हमारा जो फेरा फैमा का काम है, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रेगुलेशन का, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है उसके लिए भी करता है। तो देखिए, प्रवर्तन निदेशालय वही है ये जिसने हमारे एक्स वित्त मंत्री को भी अरेस्ट किया था, तो उसी के माध्यम से कार्य होता है। आंसर विल बी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा, अब है सितंबर 2021 का। तो देखिए किस तरीके के प्रश्न बने हैं सितंबर में करंट अफेयर्स के, वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, राजा मिर्च निम्नलिखित में से किस राज्य का भौगोलिक संकेतक है? अभी हाल ही में राजा मिर्च को जियो टैग दिया गया, तो वह किसके लिए है, किससे संबंधित है, यह पता होना चाहिए। तो देखिए हमारा जो राजा मिर्च है वो फेमस है नागालैंड की। कहाँ की? नागालैंड। तो देखिए हमारे नागालैंड की राजा मिर्च जो है वो फेमस है। 250 किलोग्राम से अधिक राजा किंग चिली के नाम से इसे जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस तरीके के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे पूरे के पूरे बुकलेट में, जिसमें पूरा डिटेल होगा। जैसे कि 250 किलोग्राम से अधिक राजा मिर्च, जिसे नागा किंग चिली नाम से जाना जाता है, नागालैंड से लंदन निर्यात की गई, इसलिए न्यूज में रहा कि 250 किलोग्राम लंदन गई है, वो भी कोरोना के बाद पहली चीज, तो अपने आप ही काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। अगला एक प्रश्न है हमारा, दलित बंधु योजना के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन केरल सरकार की नई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में है ये, और दूसरा इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से दलित परिवारों को सशक्त बनाना और उद्यमिता को सक्षम बनाना है। तो दलित बंधु बात की गई है, यानी कि दलितों का भाई। पहली तो ये चीज बता दी जाए, ये आपके बिल्कुल भी केरल सरकार की नहीं है ना, ये तेलंगाना की है। तो केवल बी ऑप्शन सही है, पहला गलत है। तो ये जो है आपकी किसकी? तेलंगाना की है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दलित बंधु यानी दलितों का भाई की तरह जो कार्य करता है वह व्यक्ति, तो दलितों के भाई की तरह कार्य करने का उद्देश्य है FDI ज़्यादा से ज़्यादा आए और वो बिजनेस को बढ़ाएं। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन, आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही सुमेलित कीजिए। गेम है उनके और उनके सामने उनके कार्य। तो देखिए इस तरीके से
करंट अफेयर्स में अगर कोई छोटा सा मुद्दा भी आता है तो डिटेल में उसकी एनालिसिस क्वेश्चन के माध्यम से की जा रही, तो इट शुड बी रिमेंबर टू यू। बताइए। बच्चों देखिए, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि कंबाला जो है वो आपने मूवी देखी हो बाहुबली, तो यह हमारे साउथ इंडिया तेलंगाना का है, ना कि गुजरात का। तो पहला बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, कंबाला भैंस को बोला जाता है, तो भैंस के पीछे पीछे उसकी पूंछ पकड़ के भागा जाता है। जल्लीकट्टू जो कि पोंगल के अंदर आ जाता है ना, तो जल्लीकट्टू पोंगल में, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है, तमिलनाडु। और रही बात आपके वल्लम कली, ये केरल का है। तो आंसर विल बी टू ऑप्शन, केवल एक ही गया। और तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, बाल जलवायु जोखिम सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने लॉन्च किया है। दूसरा, इस सूचकांक के अनुसार जल की कमी की तुलना में अधिक बच्चे तटीय बाढ़ के संपर्क में आते हैं। तो सही आंसर बताइए। जलवायु जोखिम की बात हो रही है गाइस। बच्चों दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि दोनों का ही कोई संबंध नहीं है। तो देखिए, जलवायु जोखिम सूचकांक के अंदर अगर हम बात करें तो जलवायु जोखिम सूचकांक में पहला सही नहीं है, क्योंकि यह से यूनिसेफ निकालता है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष से निकालता है। और जो कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या जोखिम है जलवायु परिवर्तन से, तो बच्चों के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता का एक बहुत ही बड़ा और व्यापक दृष्टिकोण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता का एक व्यापक दृष्टिकोण है ये किस किस तरीके से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब इसमें बताया जाता है। तो पहला ऑप्शन सरासर गलत, क्योंकि यूनिसेफ निकालती है। दूसरा, यहाँ पर 1 बिलियन बच्चे अत्यधिक उच्च स्तर के वायु प्रदूषण को झेल रहे हैं, तो ये जो जोखिम निरंतर बढ़ता ही जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जल की कमी की तुलना में अधिक बच्चे तटीय बाढ़ के संपर्क में आते हैं, स्टेटमेंट गलत है कि हमारे देश में जलीय समस्याएं ज़्यादा हैं बच्चों के लिए, ना कि तट वाला क्षेत्र। दोनों ही गलत है, आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्त धारा पोर्टल, युक्त धारा पोर्टल के बारे में बताइए। पहला कथन, यह एक नया भूस्थानिक नियोजन पोर्टल है जो कि रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना आधारित डेटे का प्रयोग करता है और नई मनरेगा स्कीम में परिसंपत्तियों को सुविधाजनक बना देता है, आसान बना देता है। तो ध्यान रखना, युक्त धारा पोर्टल जो है वह बिल्कुल सही है, एक भूस्थानिक भू स्पेस है और इसे इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। आंसर विल बी सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, युक्त धारा पोर्टल एक नया भूस्थानिक पोर्टल है जो कि रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करता है। इसके अंतर्गत नई मनरेगा स्कीम का भी प्रयोग होता है, पोर्टल विश्लेषण भी किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें होती हैं। और इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंप्लीट किया। आंसर विल बी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बंदरगाह और राज्यों का मिलान करना है। आपके पास होंगे 10 सेकेंड। देखो बच्चों, सीधी सी बात है,
थर्ड ऑप्शन देखो, पैरादीप आइलैंड जो है वो कहां पर है, उड़ीसा, ओडिशा में है। बाकी दोनों ठीक है। नावाशावा आपके महाराष्ट्र के अंदर और पेट्रापोल आपके पश्चिमी बंगाल में। वन एंड ओनली ओडा, तो यहां पर थर्ड ऑप्शन गलत, बाकी पहला दूसरा बिल्कुल ठीक। आंसर विल बी ए ऑप्शन। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गई चलो पिछले साल के करंट अफेयर्स पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस बुकलेट में दिए जा रहे हैं। अब थोड़ी सी नज़र जनवरी और फरवरी 2022 के भी कुछ क्वेश्चनों पर डाल लेते हैं, ताकि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बुकलेट पता चले और आप आसानी से इससे ना सिर्फ आसानी से इसे सब्सक्राइब कर पाए, बल्कि बहुत ज़्यादा आपका जो वर्किंग शेड्यूल है वो भी मैनेज होगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। गाइज यहाँ पर जनवरी 2022 का पहला प्रश्न है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, इजराइल और किसके बीच में विवादित है? गाइज गोलन हाइट्स हमारा इजराइल और सीरिया के बीच में विवादित जगह है। तो ध्यान रखिएगा, आपके अभी हाल ही में क्या हुआ था कि सीरिया के क्षेत्र में कब्जा करने के 40 वर्षों बाद गोलन हाइट्स में जो यहूदी रह रहे थे उनको दोगुना दोगुना कर देने के लिए किया गया। तो इसीलिए न्यूज में था सीरिया के अंदर, सीरिया और इजराइल में इशू था। आईएनएस स्वदेशी विमान वाहक 1 आईएनएस विक्रांत के संदर्भ में आपको चीजें बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, आईएनएस विक्रांत का निर्माण नौसेना के लिए कोची शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ। आईएनएस विक्रांत भारत का बनने वाला पहला बड़ा युद्धपोत है। तो सही कथन बताओ। आंसर इज गाइस, यहाँ पर हमारा जो आंसर है सी ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखना, जो स्वदेशी विमान वाहन है IAC-1, जिसे भारतीय नौसेना के साथ सेवा में प्रवेश करने के बाद विक्रांत कहा जाएगा, वह समुद्री परीक्षण को पूरा कर चुका है, इसीलिए न्यूज में था। इसको बनाया गया कोची के अंदर और यह भारत का स्वदेशी बनने वाला सबसे बड़े एयरक्राफ्ट के अंदर आता है। विक्रांत का मतलब होता है साहसी, तो यह साहसी काम होगा और साथ ही साथ जयमा सम युद्धि स्पर्धा के चीजों को भी यह पूरा करेगा। तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ठंडी मौसम वस्त्र प्रणाली ECWCS, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो हमारे पास ECWS है उसके बारे में बता रहे हैं। गाइस क्वेश्चन थोड़ा टफ जरूर है, पर इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, पहला बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये देख लेते हैं। तो देखिए, अभी DRDO ने और DRDO के भी रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग सचिव ने स्वदेशी अत्यधिक ठंडी मौसम वस्त्र प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मौसम बदलेगा और उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो इसीलिए हम पहले से ही ऐसी वस्त्र प्रणाली विकसित कर रहे हैं। तो DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है, ना कि किसी अन्य संस्था के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग और दूसरा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ECWS में सांस की गर्मी, जल की गर्मी, गति, निर्बाध पसीना, शारीरिक अवधारणाएं, इन सभी के माध्यम से एफिशिएंसी और कम हो सकती है। तो आंसर विल बी ऑप्शन, पहला गलत दूसरा सही। अगला प्रश्न बात करता है यहां पर हमारे कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की, CESL। पहला स्टेटमेंट, यह राज्य की स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जो कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक
संयुक्त उद्यम है। दूसरा कथन, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड उन ऊर्जा समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि नवीनीकरणीय और विद्युत गतिशीलता एवं जलवायु परिवर्तन के समागम से हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो सही स्टेटमेंट है वह आपका you will have 10 seconds. तो गाइज यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है, सोचो समझो आंसर दो। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आंसर इज सी ऑप्शन। तो राज्य का स्वामित्व है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की तरह है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये खोली गई है, बिल्कुल न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी पर यह काम करेगी। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो कि ग्राम उजाला कार्यक्रम परियोजना के तहत 50 लाख एलईडी बल्ब वितरित करने की महत्वपूर्ण योजना है। यूपी, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना और ग्रामीण परिवारों में ये लागू की जाती है। और साथ ही साथ पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 के भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं गाइस। तो देखिए सबसे पहले मैप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैप का क्वेश्चन जो अभी न्यूज में है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है, सर्बिया पश्चिम मध्य बल्कान में स्थित एक देश है और यह किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है? सर्बिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, ग्रीस, हंगरी, रोमानिया। तो गाइस कॉमन सेंस लगाओ, कहां सर्बिया और कहां ग्रीस। तो ग्रीस को हटा दो, ग्रीस को हटाते ही तुम्हारा ये ऑप्शन गया, ये गया, ये गया, तो ओनली ए ऑप्शन था। तो केवल 2 और 1 2 4 5। तो सर्बिया से यहाँ मैप में आप देख सकते हो कि ये रहा सर्बिया। सर्बिया से क्रोएशिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, मॉन्टेनीग्रो इत्यादि देश जो हैं सीमा रेखा बनाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो था बिल्कुल सही था और दूसरा भी बिल्कुल सही था। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक नया सिस्टम चालू हुआ है बच्चों जो कि है क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली, RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांसमिशन सिस्टम। तो यहां पर इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए सही कथन है हमारा पहला और दूसरा दोनों ही, क्योंकि RRTS NCR के क्षेत्रीय नोड्स को जोड़ने वाली एक नई समर्पित उच्च गति और उच्च क्षमता की एक कंप्यूटर सेवा है जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि RRTS रेलवे से अलग है क्योंकि यह समर्पित मार्ग के साथ उच्च गति पर विश्वसनीय उच्च आवृत्ति पॉइंट टू पॉइंट क्षेत्रीय यात्रा भी करती, तो नॉर्मल वाले से ही अलग है। आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए RRTS के जो अधिकारी हैं उन्होंने अनुमान लगाया था कि लगभग 1.5 लाख निजी वाहनों को सड़क से हटाकर कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। और खासकर हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक इसलिए है क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चलता है और लगभग 50 to 60 मिनट्स में मेरठ यहाँ से पहुँच जाते हैं। तो गाइस RRTS जो है वह NCR में क्षेत्रीय नोड्स को मिलाने वाली एक नई समर्पित उच्च गति क्षमता सुविधापूर्ण कंप्यूटर सेवा RRTS है। तो इससे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर आप पारगमन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं? कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया और रानी झांसी। बताइए अंडमान निकोबार में कौन कौन स्थित है? तीनों ही। आंसर है बच्चों 1 2 और 3 तीनों।
गैलाथिया, कैंपबेल और रानी झांसी तीनों ही यहाँ पर स्थापित हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार में एक दो नहीं, अंडमान निकोबार में एक दो नहीं, पूरे 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनमें है कैंपबेल, गैलाथिया, महात्मा गांधी, मिडिल बटन, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, रानी झांसी और सैडल पीक। तो इस तरीके से 9 नेशनल पार्क्स हैं कहाँ पर हमारे, ठीक है, नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन, यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित है। दूसरा, यह WHO द्वारा समर्थित है। तीसरा, 2030 तक यह लक्ष्य जिले में कुष्ठ रोग को समाप्त करेगा। तो यह आपका जो बिल्कुल सही आंसर है इसमें फोर्थ में, वो है बी ऑप्शन, क्योंकि पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि कभी भी वाइट कलर जो है, जो कभी भी आपके एक तरीके से आयुष मंत्रालय वाला जो काम है वह कुष्ठ रोग उन्मूलन के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो आंसर इज 2 और 3। तो ध्यान रखिएगा, विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया और WHO के अनुसार ये बनाया गया। तो WHO ने कहा कि ये एक कुष्ठ रोग जो है संक्रामक बीमारी है और बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। तो इसीलिए यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने नहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बनाया था। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये बनाया गया था। एंटी लेप्रोसी एसोसिएशन के अंतर्गत भी किया गया था। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया जाए। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी का जो सर्वे आया उसमें केंद्रीय मंत्री ने किस विषय के साथ आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया। तो बताइए आर्थिक सर्वेक्षण का विषय क्या है। इस बार का हमारा दृष्टिकोण है चुस्त दुरुस्त दृष्टिकोण, ताकि हमारी इकोनॉमी क्या हो, फाइन हो जाए। इकोनॉमिक जो सेटबैक्स हुए हैं, इसीलिए हमने इस बार का थीम रखा है चुस्त दुरुस्त ढांचा, वास्तविक समय के आंकड़े, यानी कि रियलिटी को दिखाएंगे और आपके ग्रॉस और शुष्क ही चीजें होंगी। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित क्या है। तो UNCITRAL के बारे में बताइए, ये भी न्यूज में है। देखिए गाइस, इसका सही आंसर है हमारे 6 का सी ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि UNCITRAL की स्थापना 1966 में एक सहायक संस्था के रूप में हुई थी और यह जितने भी कानून हैं, दिवालिया की चीजें हैं, वो सब यहाँ पर आपके दी जाएगी। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा, अभी के सर्वे में साफ साफ कहा गया था कि 1966 में बनी गई इस संस्था के द्वारा हमारा दिवालियापन पर मॉडल कानून लेकर आया जाएगा। मॉडल कानून समय सीमा दिवालियापन के मुद्दे पर निर्भर करेगा, कानूनी ढांचा भी इसमें होगा, डिफॉल्ट करने वाले पर भी कार्यवाही की जाएगी। इसीलिए पूरा डिटेल में हमने चुस्त दुरुस्त योजना के तहत इसे रखा गया है। तो आंसर विल बी 5th ऑप्शन। तो गाइज, यहाँ पर इसी के साथ में आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरीके के प्रश्न करंट अफेयर पर बनते हैं। तो वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको एक हल्की सी झलक दिखलाई है। बाकी अगर आप SS लाइव रेफरल कोड के साथ कंप्लीट सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, तो वहाँ पर आपको एक क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड रिमेंबर दैट इट इज ए लिमिटेड टाइम ऑफर विथ SS लाइव रेफरल कोड। एंड गाइज, अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, क्योंकि जो भी 1 साल या उससे ज़्यादा का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलता है तो उससे
एंड गाइज ईएमआई भी अवेलेबल है, तो ईएमआई के ऑप्शंस को भी आप ऑप्ट कर सकते हो। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैव ए ग्रेट डे। और एसएस लाइव रेफरल कोड के थ्रू इन प्रैक्टिस बुक्स को जरूर आप परचेज करें, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस काफी सोच समझ कर डाले गए हैं। इसमें करंट अफेयर बेस्ड काफी क्वेश्चंस आपको मेरे द्वारा भी देखने को मिलेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।